हाय एवरीवन। जीएस के 75 डेज हार्ड चैलेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी क्विज। डे वन में हमने किया था ज्योग्राफी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे या जो क्विज होगी हमारी होगी पॉलिटी के बारे में। सो अगेन 10 क्वेश्चन होंगे और आपको पोज करके अपना आंसर जल्द से जल्द बताना है, सोच लेना है और लास्ट में इवेल्युएट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और अगेन ये चीज़ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम। भाई जाति शब्द या जो कास्ट शब्द है, पर्टिकुलरली कास्ट जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगीज, डच, जर्मन या इंग्लिश? तो देखो इसका आंसर है पुर्तगीज। पुर्तगीज में कास्टा करके एक वर्ड है जिसका मतलब है ब्रीड या रेस, मतलब इस तरह से है, जहाँ से निकल के कास्टा से हमारे यहाँ पे कास्ट बना दिया गया इंग्लिश में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जाति। तो इसका आंसर है आपका पुर्तगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी या सोशल यूनिटी। ये काफ़ी डिप्लोमेटिक सा क्वेश्चन है और हो सकता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको बेटर आइडिया लग सकता है कि क्या आंसर हो सकता है। राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता या सामाजिक एकता। तो इसका आंसर है आपका सांस्कृतिक एकता। क्यों है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि देखो राजनीतिक एकता का यहाँ पे कोई मतलब फिट नहीं बैठता ये, क्योंकि सब के जो आइडियोलॉजी है डिफरेंट है, वहाँ पे वो एक तरीके से ग्रेटर इंडिया डिनोट नहीं करता। रिलीजियस यूनिटी हो सकता है, लेकिन वो भी ग्रेटर इंडिया को डिनोट नहीं करता है इतना अच्छे से। और सोशल यूनिटी, देखो अलग अलग आपकी सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग समाज बने हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से ग्रेटर इंडिया को नहीं डिनोट करता। लेकिन जो आपकी डाइवर्सिटी है या ये आपकी डाइवर्सिटी इन कल्चरल यूनिटी, वो इस चीज़ को डिनोट करती है कि अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद हम सब एक साथ इकट्ठा एक ही देश में रहते हैं, तो दैट डिनोट्स ग्रेटर इंडिया। सो कल्चरल यूनिटी विल बी द आंसर। Who is rightly called the फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? मतलब किसे भारत का वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? मायो, लॉर्ड रिपन, कर्जन, क्लाइव। तो ये आपने अगर थोड़ा सा भी मॉडर्न इंडिया ठीक से पढ़ा है, आपको याद है, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने ये एकमात्र, मैंने जितना पढ़ा है, एकमात्र ऐसे वॉइसरॉय हैं जिन्होंने इंडिया के फेवर में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ताकि जो लोअर लेवल है वहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट और कोई भी जो आपके वॉइस रॉय हैं लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं है, इसीलिए मैंने किसी को भी लॉर्ड नहीं बोला। ये मतलब बहुत ही इन्होंने शोषण किया है हमारी देश की जनता का, सो इसीलिए अब मैं तो बोलता नहीं उनको लॉर्ड। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के दो मुख्य रूप कौन से हैं? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्कियल या रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री एंड किंग। तो ये है कि भाई डेमोक्रेसी के हमने दो मुख्य रूप बताने हैं। अब आप एक बात बताओ, जहाँ पे किंग हो गया वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी हुई? जी नहीं। जहाँ पे मोनार्कियल राजशाही हो गया वहाँ डेमोक्रेसी हुई? नहीं। अब हम कंफ्यूज हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल में, तो ये भी कोई खास सेंस बना नहीं रहा कि एक पार्लियामेंट्री हुई और एक प्रेसिडेंशियल हुई। ये तो दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब एक ही आपका जो सिस्टम है उसके पार्ट है।
सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन है, उसका एग्जांपल है आपका स्विट्जरलैंड। इनमें अंतर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्विट्जरलैंड में क्या है कि कोई भी रूल वगैरह कुछ भी बनाते हैं, वो लेजिस्लेशन होता है जो भी है, उसके लिए डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जनता उस रूल मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने बोला रेफरेंडम में कि हाँ ये बनना चाहिए तो बनता है, और नहीं बोला तो नहीं बनता। लेकिन इंडिया में क्या करते हैं कि हम वोट देते हैं, हम एक पार्टी को जिता देते हैं, वो पार्टी अपना हेड या लीडर अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद एक कैबिनेट बनती है, और कैबिनेट अपना जो डिसीजन है वो लेते हैं और लोकसभा में या राज्यसभा में पास करवाते हैं। ऐसे करके हमारे यहाँ पे रूल मेकिंग होती है। तो ये हुई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है। विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डायरेक्टली नहीं थी, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। और मतलब वो इतना संवैधानिक भी नहीं है, एक तरीके से गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। देखो ये आपके पहले से हैं। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। लैंग्वेज कमीशन का भी, क्योंकि आपको पता ही है जब भारत आज़ाद हुआ था सबसे पहला अगर कोई स्टेट फॉर्म हुआ था तो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, तो उस टाइम पे लैंग्वेज कमीशन का रोल था। बट जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन आपका आर्टिकल मतलब 1950 में आर्टिकल 39 एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत प्लानिंग कमीशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? अच्छा, आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 बोलता है कि भाई जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो सिक्योर करना है। अच्छा, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली होना चाहिए, और जो हमारे वंचित समाज या लोग हैं तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए प्लानिंग करना ज़रूरी था कि इस तरह की प्लानिंग हो कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे। जो बेचारे गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, या जिनका रोल नहीं हो पा रहा हमारी GDP में या ग्रोथ में, उनको साथ लेके चलना। तो इसके लिए आपका प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो आप याद रखना 1950 में ये बनाया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रधानमंत्री होता है इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या सिलेक्टेड। तो आप प्लीज आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर है इलेक्टेड नहीं है, इसका आंसर है अपॉइंटेड, ठीक है। अब आप में से बहुत लोगों ने देखो डेफिनेटली नॉमिनेटेड नहीं बताया होगा, सिलेक्टेड भी नहीं बताया होगा, आप कंफ्यूज रहे इलेक्टेड और अपॉइंटेड में। इलेक्टेड कौन सा होता है? जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी भी देश की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप किसी एक देश को मान लीजिए कि दो लोग खड़े हैं, A और B। तो शायद US में भी ऐसा ही है। वो क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट करते हैं कि भाई मुझे वोट B को देना है या A को देना है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, पार्टियाँ होती हैं अलग अलग, हम उन पार्टियों को वोट देते हैं, और जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स सिक्योर करती है उसको न्योता मिलता है प्रेसिडेंट की तरफ से सरकार बनाने का, और वो पार्टी अपना एक लीडर चुनती है। उस लीडर को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमारे देश में डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते प्राइम मिनिस्टर, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में जैसे जैसे मैंने बताया वैसे उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इसका आंसर है अपॉइंटेड। विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस इनमें से कौन सी नहीं है? IAS, IPS, IFS या IFOS। देखो IAS है, क्यों है? क्योंकि अच्छा चलो वैसे ही आंसर ही बता देता हूँ, इसमें डायरेक्टली पता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। भाई वो ऑल इंडिया सर्विस थोड़े है, वो तो बाहर की सर्विस है। IPS इंडिया में ही रहना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले को भी इंडिया में रहना है, इंडिया को ही सर्व करना है। सर्व तो मतलब देखो IFS भी भारत को ही सर्व कर रहा है, लेकिन भारत में रहकर नहीं, भारत के बाहर रह के सर्व कर रहा है। तो ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस काउंट नहीं होती।
द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। इनमें से किसने ये चीज़ बोली थी? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह प्रसिद्ध घोषणा करी थी क्या जॉर्ज वॉशिंगटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, अब्राहम लिंकन ने या थियोडोर रूजवेल्ट ने? देखो ये चारों के चार क्या है, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये बात बोली थी अब्राहम लिंकन ने। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस ये पता है कि ये बात अब्राहम लिंकन ने बोली थी। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन, भाई खुद का मतलब एक अलग जैसे वो बोलते हैं ना कि खुद का राज्य, वो स्टेटस इंडिया ने कब प्राप्त किया? वो प्राप्त किया 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर 1947। इसका तो आंसर आपको सीधा सीधे पता है। देखो माउंटबेटन प्लान के तहत 2 देश बनाए गए थे। पहला जो देश बना था वो बना था पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त 1947 को बना था, और दूसरा बना था भारत बना था 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन ए 1 पार्टी स्टेट, 2 पार्टी स्टेट, मल्टी पार्टी स्टेट, 2 एंड मल्टी पार्टी स्टेट। भाई तानाशाही या निरंकुशता किसमें संभव है? ऑब्वियस सी बात है, आपने चाइना का जो एग्जाम्पल है, चाइना का या नॉर्थ कोरिया का आप देख लीजिए, लेकिन इसमें चाइना फिट बैठता है। देखो नॉर्थ कोरिया में तो सीधा सीधा तानाशाही है, कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना क्या प्रिटेंड करता है कि वो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे क्या है, 1 पार्टी स्टेट है, वो एक ही पार्टी का रूल है, ओपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहने के लिए दिखा देते हैं बट होती नहीं है। सारे डिसीजन खुद वो अकेला बंदा ही लेता है जो हेड होता है उस पार्टी का, और लोगों पर वो जो भी आपके डिसीजंस हैं वो थोप दिए जाते हैं। सो डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन ए 1 पार्टी स्टेट। तो आज का हमारा जो ये 10 क्वेश्चंस का क्विज़ है यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा और आप अपना एक हर रोज़ का अपना एक रिकॉर्ड बना लीजिए, ताकि लास्ट में जब आपके 75 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ उस टाइम पे मुझे इतने क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब मुझे ये जो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं, और आपके उस टाइम पे 750 प्लस जीएस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आपके हर रोज़ थोड़े थोड़े करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आपके लिए अलग अलग ऐसी सीरीज़ मैं लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।